भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 124 जो कहता है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और देश के लिए कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। इसी तरह से संविधान का आर्टिकल 324 देश में एक चुनाव आयोग का गठन करता है जो भारत संघ एवं राज्यों में होने वाले चुनावों के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, आप ये कह सकते हैं कि हम आपको संविधान के अनुच्छेद क्यों गिना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये चौतरफा है, पक्ष विपक्ष सब तरफ से। सत्ता में बैठी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है और इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हैं। तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा राम मंदिर के फैसले पर तुमने भी जजों की आलोचना की थी, वो क्या था। तो कोई कह रहा है कि अगर चुनाव कॉम्प्रोमाइज था तो हम 240 पर और तुम 99 पर कैसे आ गए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव समाचार, जहां हम बात करते हैं देश की राजनीति में हो रही हलचल पर। 19 अप्रैल 2025 अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तमिलनाडु गवर्नर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिया बवाल थमा नहीं था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की ओर एक और मिसाइल दाग दी। निशिकांत दुबे ने कहा, इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। निशिकांत दुबे ने यह बयान पहली बार नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने एक्स पर लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। अपने इसी पोस्ट की व्याख्या करते हुए निशिकांत दुबे ने देश में चल रहे सिविल वॉर के लिए सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बताया। निशिकांत दुबे के इस बयान ने मिसाइल की ही तरह धमाका किया। विपक्षी दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का हमला माना क्योंकि यह बयान किसी छुटभैया नेता की ओर से नहीं आया था, निशिकांत दुबे की ओर से आया था। निशिकांत दुबे यानी भाजपा का वो सांसद जिसे पार्टी की ओर से विपक्षी नेताओं पर आक्रामक और उत्तेजक हमलों के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो संसद हो या फिर चुनावी मैदान। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाने का मामला रहा हो या फिर गांधी परिवार पर जॉर्ज सोरोस से संबंध का आरोप, भारतीय जनता पार्टी अक्सर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आक्रामक हमले के लिए निशिकांत दुबे को आगे करती है और निशिकांत दुबे हर बार आक्रामकता की सीढ़ी पर एक पायदान ऊपर ही नजर आते हैं। दुबे झारखंड की गोड्डा सीट से लगातार 4 बार से सांसद चुनकर आ रहे हैं। उनके पास एमबीए और डॉक्टरेट की डिग्री है। राजनीति में आने से पहले एक कंपनी में डायरेक्टर थे और हाल के वर्षों में अपनी पार्टी की ओर से अक्सर विवादों में रहने वाले आक्रामक वक्ता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जिनके बयानों से कई बार पार्टी किनारा तो कर लेती है लेकिन उन्हें आगे रखकर हमला करने का भरपूर मौका भी देती है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान भाजपा ने उन्हें मुख्य वक्ता के तौर पर चुना, वो भी तब जब उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा किसी महिला नेता को उतारेगी। भाजपा सांसद रमेश भिधुड़ी ने जब दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की तो पार्टी का बचाव करने में निशिकांत दुबे सबसे आगे थे। उन्होंने कहा उनके साथी सांसद को उकसाया गया था। निशिकांत दुबे के लोकसभा में दिए तीखे बयान खूब वायरल भी होते हैं, उनकी पार्टी के समर्थकों को पसंद आने वाले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला बयान भी वायरल हुआ। पार्टी के कई नेताओं ने इससे सहमति जताई। पहले तमिलनाडु गवर्नर का मामला और फिर वक्फ संशोधन को लेकर चल रही सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी दल के समर्थकों के निशाने पर है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ता दिखा क्योंकि निशाने पर विपक्षी दल या नेता नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट था। सो पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण भी आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान से किनारा कर लिया। कहा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है
उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ भी हैं। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। पार्टी ने भले ही दुबे के बयान से पल्ला झाड़ने और न्यायपालिका का सम्मान करने की बात कही हो, लेकिन निशिकांत दुबे यही नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट के बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर मुस्लिम आयुक्त होने का आरोप लगा दिया। झारखंड में घुसपैठियों को वोटर बनाने का आरोप भी लगा दिया, जिस पर अलग बवाल शुरू हो गया और नड्डा की सफाई को पर्याप्त नहीं माना गया। आलोचकों ने कहा कि इस तरह का भड़काऊ बयान जो देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करता हो, गृह युद्ध और हिंसा के लिए जिम्मेदार बताता हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विपक्षी दलों ने निशिकांत दुबे के बयान के पीछे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होने का आरोप लगाया। कहा गया कि भले ही बंदूक निशिकांत दुबे के कंधे पर रखकर चलाई जा रही हो, इसे पार्टी नेतृत्व का पूरा समर्थन है। विपक्षी दलों की ओर से निशिकांत दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। देश का दुर्भाग्य देखिए, आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, यहां ले आए हैं इस देश को हम, इस स्थिति में ला दिया। निशिकांत दुबे जी को मैं जानता हूं, उनकी कुव्वत नहीं है कि बिना किसी के शक के इस तरह के बयान दें। अब जुडिशियरी पे आपने टिप्पणी की, ओछी, अशोभनीय है, और अब आप एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इस तरह के बयान दे रहे हैं, और नड्डा जी आकर कहते हैं कि हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि गांधी को मारने में गोडसे था, उनकी हत्या करने में गोडसे से हमारा ताल्लुक नहीं है। विपक्षी नेताओं की ओर से भाजपा पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलने और अपमान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भाजपा नेता भी कांग्रेस को पुराना समय और पुराने बयान याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे समय क्या हुआ था, ये भी देख लो। राफेल से लेकर राम मंदिर तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना को याद दिलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के समय अदालतों के साथ जो टकराव हुआ, वो सब हिसाब किताब किया जा रहा है। इन सब के बीच कुछ लोगों ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अब सवाल यह है कि किस तरह की कार्रवाई? क्या कानून में इसके लिए कोई प्रावधान है? क्या जजों की आलोचना अपराध के दायरे में आती है? जवाब है अवमानना की कार्रवाई, जिसमें चीफ जस्टिस, अन्य जजों या कोर्ट पर टिप्पणी करना अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बयान देता है जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाते हों या उसे बदनाम करते हों, कार्रवाई के दायरे में आता है। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है।
इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 बनाया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2C के मुताबिक ऐसी बातें जो न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाती हों या बदनाम करती हों, न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, प्रक्रिया को बाधित करती हों, निष्पक्षता पर सवाल उठाएं, अवमानना की श्रेणी में आती हैं। कोर्ट इसमें कार्रवाई कर सकती है और 6 महीने की सजा या 2000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा दे सकती हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए आज यानी 21 अप्रैल को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची भी। जस्टिस BR गवई ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से इस मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेने को कहा। आपको बता दें कि अवमानना की कार्रवाई के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी जरूरी होती है। अब अगर अटॉर्नी जनरल इसे मंजूरी देंगे तो आगे कार्रवाई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट से चलते हैं चुनाव आयोग। यहां भी स्थिति वही है। सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी दल के निशाने पर है तो चुनाव आयोग विपक्षी दलों के। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव परिणामों पर बहस अभी भी जारी है। विपक्ष लगातार धांधली के आरोप लगा रहा है। विपक्षी दल संसद से लेकर चुनाव आयोग तक इस मसले को लेकर गए। चुनाव आयोग धांधली की शिकायतों को लगातार खारिज करता आया है, लेकिन ये बहस शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से बहस की शुरुआत हुई है अमेरिका के बॉस्टन शहर से, जहां लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी गए हुए हैं। वहां ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ भी कहा उस पर बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाया। कहा, हमें यह पूरी तरह स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है और यह भी स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये बात कई बार कही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने वयस्क लोग हैं उससे ज्यादा लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें शाम 5:30 बजे तक का वोटिंग आंकड़ा दिया और 5:30 बजे से 7:30 के बीच 65 लाख मतदाताओं ने वोट डाला। यह फिजिकली इम्पॉसिबल है। एक वोटर को वोट करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप मैथ्स लगाएं तो रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी मांगी तो उन्होंने ना केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया कि अब हमें वीडियोग्राफी मांगने की अनुमति नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, राहुल गांधी के बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी, आई भी। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन बताया। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? संबित पात्रा यही नहीं रुके, राहुल गांधी को चोर और डकैत भी बता डाला। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है। वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है,
डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं। फिलहाल राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोपों पर जरूर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में महाराष्ट्र पुलिस के बर्खास्त सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़खानी का दावा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम इकट्ठा करके रखी जाती है, वहां थी और बाद में उन्हें वहां से हटा दिया गया ताकि ईवीएम से छेड़खानी की जा सके। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, महाराष्ट्र में एक पुलिस ऑफिसर द्वारा यह खुलासा किया जाना कि ईवीएम में धांधली करने के लिए उसके खाते में भाजपाइयों ने 10 लाख रुपए डलवाए, भाजपा के महाभ्रष्टाचार का महाभंडाफोड़ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने जवाब देने में देरी नहीं की। एक्स पर अखिलेश के पोस्ट को कोट करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि निलंबित सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का उद्देश्य जनता की शांति और स्थिरता को भंग करना है, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है। डीईओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बाद में एक दूसरे ट्वीट में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कासले के खिलाफ अफवाह फैलाने, शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाला बयान देने के लिए एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और एसएसपी बीड की रिपोर्ट को भी शेयर किया और सख्त प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्ट्रांग रूम से ईवीएम हटाने की किसी भी संभावना से इनकार किया। बताया कि ईवीएम की सुरक्षा में किस तरह से 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम होता है। इसमें 2 लेयर की सुरक्षा केंद्रीय और राज्य बलों की रिजर्व बलों का होता है। तीसरी लेयर जो होती है वो स्थानीय पुलिस की होती है। ऐसे में कासले के वहां तैनाती का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चुनाव के समय उनकी तैनाती बीड के साइबर पुलिस स्टेशन में थी। बाद में अखिलेश यादव चुनाव में धांधली को लेकर एक पूरी लिस्ट लेकर आए। हालांकि इसमें निशाना चुनाव आयोग को नहीं बल्कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बनाया गया था, जिन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कहते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए निशिकांत दुबे पर हमला बोला और कहा, जिसको उसी के तथाकथित अपने दल ने यह कहकर खारिज कर दिया हो कि उसका विचार व्यक्तिगत है और इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए, वो एक सेवानिवृत्त संवैधानिक पद को सफलतापूर्वक सुशोभित कर चुके उच्चाधिकारी के बारे में मुंह ना खोले, उसी में उसकी इज्जत है। आगे अखिलेश ने चुनावी वारदातों की पूरी लिस्ट शेयर की जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ नगर निगम से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। महाराष्ट्र और आरोप ये दोनों कीवर्ड कंटिन्यू करते हैं। अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आरोप लगे हैं मराठी भाषा को दबाने और हिंदी को आगे बढ़ाने के। ये आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ तीसरी भारतीय भाषा के तौर पर हिंदी को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी को मराठी की जगह पर नहीं लिया जा रहा। मराठी पहले से अनिवार्य है, वहीं आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा अन्य कोई भाषा नहीं ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि हिंदी भाषा के लिए शिक्षक उपलब्ध है, वहीं अन्य भाषाओं के मामले में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। फडणवीस ने कहा कि मैं एक बात से हैरान हूं कि हम हिंदी जैसी भारतीय भाषा का विरोध करते हैं लेकिन अंग्रेजी की प्रशंसा करते हैं। अक्सर गैर मराठी भाषियों को पीटने की वजह से चर्चा में आने वाली पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इससे नाराजगी जताई।
जगह जगह बैनर लगवा दिए, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसे मराठी संस्कृति पर हमला बताया, चेतावनी दी कि स्कूलों में हिंदी पढ़ाने नहीं देंगे और हिंदी की किताबें बिकने नहीं देंगे। मराठी हितों की रक्षा और हिंदी विरोध की राजनीति से राज ठाकरे को और कुछ हासिल हो या ना हो, फिलहाल उन्हें अपने भाई और पुराने पितृ संगठन शिवसेना का साथ हासिल हो सकता है। भाई उद्धव के साथ 2 दशक से चली आ रही लड़ाई खत्म हो सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान राज ठाकरे ने व्यापक हित में एकजुट होकर लड़ने की बात कही। कहा कि उनके पिछले मतभेद मामूली हैं और मराठी मानुष के व्यापक हित के लिए एकजुट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो छोटी मोटी बातों और मतभेदों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को कोई महत्व नहीं दिया जाए। दोनों तरफ से बयान आए तो प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। मराठी हितों का मुद्दा पीछे छूट गया और सबकी निगाहें इस बात पर टिक गईं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ठाकरे ब्रदर्स फिर से एक साथ आ सकते हैं। इस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने इसे भावनात्मक मुद्दा बताया। कहा कि दोनों भाई हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, फैसला उन्हीं को लेना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों मिल जाएं, अच्छी बात है, आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी वाली शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज के बारे में सवाल पूछिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज ठाकरे की शिंदे और बीजेपी के साथ करीबी छिपी बात नहीं है, जबकि इस मामले में उद्धव दूसरे ध्रुव पर हैं। दोनों भाइयों का साथ आना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। एक समय राज खुद को बाल ठाकरे का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन उन्हें खुद ही उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करना पड़ा था। बाद में उन्होंने शिवसेना छोड़ अपनी पार्टी बना ली थी। आज भले ही दोनों आपसी मतभेद को मामूली बता रहे हों, लंबे समय तक नौबत ऐसी रही कि कट्टर दुश्मन भी पानी मांग ले, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति है, यहां कुछ भी अंतिम नहीं। तो ये था खबरगांव समाचार का आज का एपिसोड। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो इस शो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस शो को लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया, शुभ रात्रि।